हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ द्विवेदी युग का परिचय और प्रवृत्तियां। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है जो कि आपका पेपर 5 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। उसके अलावा अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन काव्य का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रवृत्ति पूछी जाए आपसे या फिर विशेषताएं पूछी जाए, एक ही बात है। तो आपको उनकी, अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विवेदी युग की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या द्विवेदी युग का परिचय दीजिए, तो आप उसके हिसाब से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, इसी से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ आपको। आप अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग, यहाँ पे द्विवेदी आएगा, द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। यानी कि भारतेंदु युग में अगर कोई प्रवृत्ति, कोई विशेषता, कुछ प्रारंभ हुआ था, जैसे कि खड़ी बोली का विकास हुआ था, तो जो भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास स्टार्ट हुआ था वो आगे आके विकसित कहाँ हुई? द्विवेदी युग में आके विकसित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर प्रवेश तो आधुनिक काल का प्रवेश तो भारतेंदु युग है तो द्विवेदी युग विकसित प्रांगण, ठीक है, यानी कि वहां पे आगे जाके बड़ा होने वाला, मतलब बड़े रूप में विकास करने वाली जगह है। ठीक है, विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं जन जागरण की जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। हिंदी काव्य में 1900 से 1920 ईस्वी तक का काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। कितने समय का? 1900 से 1920 ईस्वी तक का काल। ठीक है, आगे देखिए। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति एवं निरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में बृहत ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। यानी कि जो लोग थे वो ब्रज भाषा से उठने लगे थे और खड़ी बोली हिंदी को ज्यादा पसंद कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। यानी कि द्विवेदी युग जो नाम रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। ठीक है, तो 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। ठीक है, और ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 1903 से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तृत्व जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठ रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना ही है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं निर्णायक के रूप में। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्य धारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। ठीक है, आगे देखिए।
द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग को कुछ विद्वानों ने नवजागरण या पुनरुत्थान का काल भी कहा है। क्या नवजागरण और पुनरुत्थान का काल कहा है? क्योंकि इस काल के कवियों ने बहुत ही पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को त्यागने में संकोच नहीं किया। रूढ़ियों को तोड़कर चतुर्मुखी विकास द्विवेदी युग में ही हुआ। प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति परंपरा को इस युग ने युगीन परिवेश में ग्रहण किया। अवतारी राम और कृष्ण युगांतकारी महापुरुषों के रूप में प्रस्तुत हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम और कृष्ण भगवान है, इन्हें महापुरुषों के रूप में दिखाया गया। ठीक है, द्विवेदी जी ने भाषा के विवाद को समाप्त कर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को ही स्थापित किया। यानी कि पहले देखिए जो भारतेंदु युग था उसमें गद्य तो खड़ी बोली में आ गया था, लेकिन पद ब्रज भाषा में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे द्विवेदी युग आते आते क्या किया, जो द्विवेदी जी थे उन्होंने काव्य की जो भाषा थी यानी कि पद की जो रचना थी वो भी किसने स्टार्ट कर दी, खड़ी बोली में स्टार्ट कर दी। भाषा को व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध करके संस्कार संपन्न बनाया। इसी प्राचीन काल से चली आ रही प्रबंध काव्यों की प्रवृत्ति जो भारतेंदु युग में दृष्टिगोचर नहीं होती, उसके सर्जन की ओर ध्यान दिया गया। देश प्रेम, समाज सुधार, धार्मिक चेतना, इतिवृत्तात्मक युगानुरूपता, प्रकृति चित्रण, सांस्कृतिक गौरव, बौद्धिकता, नवचेतना आदि इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी इस काल के प्रमुख कवि हैं। आगे देखिए, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का आकलन इस प्रकार है। पहला देखिए, जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्ति हैं वो इस प्रकार है। पहला है समन्वयवादी स्वर। तो द्विवेदी युग के कवियों में समन्वयवादी स्वर सर्वाधिक सुखरित हुए हैं। इस समय राष्ट्रीय चेतना परिपक्व अवस्था में पहुंच गई थी और उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ने लगा था। साथ ही अब पुराने पड़ गए रीति रिवाजों, रूढ़ियों आदि के विरुद्ध विद्रोह की भावना उठने लगी थी। यह विद्रोह नारी समस्या, छूत अछूत की समस्या, ऊंच नीच तथा सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध उठ रहा था। विद्रोही भावना परिपक्व अवस्था में पहुंच गई थी, किंतु सुधारवादी दृष्टिकोण भी था। इस युग के कवि समन्वयवादी कलाकार हैं, इसलिए उनमें विद्रोह भावना और सुधारवादी दृष्टिकोण का समन्वय था। यानी कि उस समय की जो रचनाएं थी वो जो रीति रिवाज थे, रूढ़ियां थी, उनके ऊपर बनने लगी थी। और नारी समस्या, छूत अछूत की समस्या, ऊंच नीच की समस्या, सामाजिक विषमताएं, इन चीजों के ऊपर जो लेखक थे वो लेख लिखने लगे थे, वो काव्य लिखने लगे थे और वो इन चीजों को बताने लगे थे, दिखाने लगे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आगे देखिए, सौदेश्यता। द्विवेदी युग के कवि मात्र मनोरंजन मात्र के लिए कविता नहीं करते थे। उनका कविता क्रम राष्ट्रोत्थान, समाज उद्धार आदि के लिए था। यानी कि वो राष्ट्रोत्थान और सामाजिक उद्धार के लिए ही अपने जो रचनाएं थी, अपनी जो कविताएं थी वो करते थे, मनोरंजन के लिए केवल नहीं करते थे। विचार करें तो पाते हैं कि प्रत्येक कलाकृति की रचना के मूल में कृतिकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। बिना उद्देश्य के रचना की सार्थकता समझ पाना कठिन है। कवि हो या कलाकार या साहित्यकार, वे उद्देश्य की सर्जन में प्रवृत्त होते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक कवि अपनी रचना किसी न किसी उद्देश्य विशेष में से लिखता है। उद्देश्य भिन्न हो सकता है, किंतु कोई कवि स्वतांत सुखाए लिखता है और कोई समाज व राष्ट्र के हित के लिए, चाहे किसी भी उद्देश्य को लेकर रचना की गई हो। काव्य जनजीवन में कोई ना कोई संदेश अवश्य देता है। द्विवेदी युग के कवि तो उद्देश्य परकता पर सर्वाधिक बल देते थे, यानी बिना उद्देश्य की कोई रचना करते ही नहीं थे। तो द्विवेदी युग के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त कला को जीवन के लिए उपयोगी मानने के पक्ष में हैं। उन्होंने साकेत में यह स्पष्ट किया है, वो लिखते हैं, किंतु होना चाहिए अब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही अब यहाँ, मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। आगे देखिए, अन्यत्र भी गुप्त जी ने कहा है, मतलब और भी गुप्त जी ने कहा है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का ही भी मर्म होना चाहिए।
फिर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने अपने प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास में आदर्श समाज सेवक कृष्ण और लोक सेविका के रूप में राधा को प्रतिष्ठित करके भारतीय युवक युवतियों को में देश समाज के प्रति नई चेतना का संचार किया था। रामनगेश त्रिपाठी ने भी अपने लोकप्रिय काव्य पथिक में नौजवानों के लिए प्रेम का उच्चादर्श सामने प्रत्यक्ष किया। हरिओध ने अपने प्रिय प्रवास में राधा के स्वरूप का निर्माण समाज सेविका तथा आदर्श प्रेमिका के रूप में किया। उनकी राधा रीतिकालीन कवियों की भांति एकमात्र विलास की कठपुतली नहीं है और ना ही सूर की राधा की भांति कृष्ण के विग्रह में कुमसुम बैठ जाने वाली है, अपितु वह तो कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाली नारी है। आगे देखिए पुनरुत्थान की भावना। पुनरुत्थान का अर्थ होता है प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण रखते हुए एवं प्राचीन रूढ़ियों से अपने को मुक्त करते हुए प्रगति के पथ की ओर कदम बढ़ाने की प्रवृत्ति। वैसे तो पुनरुत्थानवाद युग की ही देन है और यह प्रवृत्ति अंत तक उनकी काव्यधारा के साथ बहती रही है तथा अन्य प्रवृत्तियों का समावेश उनमें होता गया है। गुप्त जी ने सदैव अपने देश और जाति के गौरव में अतीत को ही जिज्ञासा की दृष्टि से देखा है। सबसे पहली रचना में युवक मैथिली शरण का उत्साह और वीरता की भावना का परिचय मिलता है। उनके विकास के पूर्व यही वीर पूजा हिंदी की प्रतिपाद थी। सतियों की गाथाएं भी अपने करुण क्लेवर में कवि के मस्तिष्क में विद्यमान थी। रंग में भंग को कथा बूंदी और चित्तौड़ के वीर राजपूतों की कहानी है। हरिओध के प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास से क्रमशः श्री कृष्ण राधा यशोदा बलराम और राम वैदेही आदि को युगानुरूप आदर्श के साथ प्रस्तुत किया गया है। यानी पुनरुत्थान की भावना उस समय उत्पन्न होती है। पुनरुत्थान यानी कि प्राचीन गौरव को भी दिखाया गया है, जैसे कि राम की कहानी और कृष्ण की कहानी को दिखाया गया है, लेकिन उन्हें प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त करके फिर कुछ नया उसमें डाला गया और फिर उसे दिखाया गया, उसे प्रवृत्ति करके दिखाया गया। ठीक है, आगे देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण। अभी तक काव्य में हिंदू भावनाओं को वाणी मिली थी, तभी तो रामकृष्ण पर कविताएं प्रचुर परिमाण में हुई थी। समय की मांग को देखते हुए धर्म से ऊपर उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना उचित समझा गया। इसने द्विवेदी युग के कवि अब राम कृष्ण को महान मानव के रूप में उपस्थित करना उपयुक्त समझने लगे। फिर देखिए आता है सांस्कृतिक स्वरों की मुखरता। अब तक कविता में धर्म प्रमुख था, परंतु अब धर्म को मानव धर्म के रूप में देखने की शुरुआत की गई। दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म को संस्कृति का जाना पहचाना गया, मतलब संस्कृति के रूप में उसे जाना पहचाना गया। ठीक है, संस्कृति मानव के आदिम बर्बर रूप को सुधारती है। इस युग के काव्य में पशु प्रवृत्तियों को दूर करके मानव को संस्कारी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसलिए प्रिय प्रवास की राधा मथुरा से योग का उपदेश देने आए उद्धव को मानव को आदिम प्रवृत्ति प्रेम को बताती हुई भी उसे प्रेम जगत के संस्कार में बदलने को समझ को अपने में विकसित करने की बात कहती हैं। यानी कि देखिए जो संस्कृति थी, उस समय की जो संस्कृति थी, ठीक है, वो मानव के आदिम रूप को सुधारती थी, यानी कि पुराने रूप को सुधारती हुई दिखाते थे। इस युग के काव्य में पशु प्रवृत्तियों यानी पशु की विशेषताओं को दूर करके मानव को संस्कारी स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई है। इसमें प्रिय प्रवास में क्या है, राधा मथुरा से योग का उपदेश देने आए उद्धव को मानव के आदिम प्रवृत्ति प्रेम को बताती हुई, यानी कि उद्धव को क्या है, प्रेम के बारे में बताती है और उसे जगत प्रेम के संस्कार में बदलने को, समझ को अपने में विकसित करने की बात कहती है। यानी वो कहती है कि जगत का जो प्रेम है, जो संस्कार है, ठीक है, उसको अपने में विकसित करो। ठीक है, उसके बारे में वो कहती हैं। आगे देखिए प्रिय प्रवास काव्य में ईश्वर का गुणगान मात्र तथा सिद्धांतों के बखान मात्र को महत्व न देकर मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। इस तरह इस युग में आकर ईश्वर प्रेम, मानव प्रेम और विश्व प्रेम में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, आगे देखिए राधा का प्रियतम कृष्ण के प्रति इसी आधार पर प्रेम जगत प्रेम का परिणत हो जाता है। तो प्रोफेसर विशंबर अरुण कहते हैं द्विवेदी युग को इस प्रवृत्ति का परिचय देते हुए क्या कहते हैं,
जन सेवा तथा विश्व प्रेम का भाव इस युग के कवियों की धार्मिक कविता का आधार है, जो वास्तव में धर्म की संकुचित सीमाओं में नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका आधार सांस्कृतिक हो जाता है। इस प्रकार इस युग में धर्म संस्कृति में समाहित होकर सर्वग्रहित की क्षमता को पा सका। ठीक है, आगे देखिए बौद्धिकता का प्राधान्य। द्विवेदी युग के कवि भावनाओं में बह जाने वाले प्राणी नहीं रह गए थे, जबकि भारतेंदु युग के कवियों तक भावुकता कर प्रवृत्ति प्रधान दिख रही थी। साकेत के सीताराम युग और समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए आए और प्रिय प्रवास में हरिओत के राधा कृष्ण का लक्ष्य भी जगहित रहा। स्पष्ट है कि बौद्धिकता की समझ के सहारे रचे हुए द्विवेदी काल के इस काव्य में नई चेतना का संचार हुआ, जिससे पराधीनता के पाश में पड़े देशवासियों ने देशोत्थान होकर उठकर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा ली। आगे देखिए कर्मवाद का संदेश। द्विवेदी युगीन कवियों की भारतीय समाज में सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने भाग्यवाद के चंगुल में फंसे देशवासियों की कमठ बनाने की प्रेरणा दी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम की अकमठीय बनाने की निवृत्तवादी विचारधारा ने भारतीयों को दीनहीन बनाकर दुर्दशा में पहुंचा दिया। संघर्षों से बचने और कर्म से विमुख करने वाली इस निवृत्तिवादी विचारधारा का मूल भारतीयों के प्राचीन उपनिषदों में था। इसी निवृत्तिवादी विचारधारा का मूल भारतीयों के प्राचीन उपनिषदों में था, जिसे जैन और बौद्धों ने विशालतर रूप प्रदान किया। आगे चलकर सतगुरु शंकराचार्य ने निवृत्तिवादी विचारधारा पे अपने सारे दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण किया। किसने? शंकराचार्य ने बाद में इस विचारधारा पर क्या किया? अपने दार्शनिक सिद्धांत बनाए। यह है निवृत्तिवादी विचारधारा आज के भौतिक युग की प्रगति में बाधा के रूप में उपस्थित हुई। यही कारण है कि स्वामी दयानंद, विवेकानंद, लोकमान्य तिलक आदि विचारकों ने इस निवृत्तिवादी विचारधारा का खंडन किया और कर्मवाद को प्रधानता दी। ठीक है, आगे देखिए नारी के प्रति सम्मान भावना। द्विवेदी युग के कवि नारी के संबंध में उस भारतीय मान्यता को भी नहीं मानते जो नारी को शील, विनम्रता आदि के आवरण में पुरुष का गुलाम बना देती है, बल्कि वे तो उस भारतीय मान्यता के समर्थक हैं जो नारी की पूजा करना सिखाती है और बताती है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। इसलिए गुप्त जी नारी की महत्ता का गायन करते हुए उसे पुरुष से भी अधिक बड़ा सिद्ध करते हैं और कहते हैं, एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी। हरिओद ने प्रिय प्रवास में राधा को नया रूप प्रदान किया और लौकिक सेविका के रूप में चित्रित किया। आगे देखिए प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण। अब तक हिंदी काव्य में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रणों का अभाव था। प्रकृति का चित्रण मात्र उद्दीपन रूप में होता था। यहाँ तक कि भारतेंदु युग में भी प्रकृति चित्रण के कुछ स्वतंत्र चित्रों के अतिरिक्त परंपरागत रूप को ही अपनाया गया था। द्विवेदी युगीन कवियों का मन मानवीय व्यापारों के अतिरिक्त प्रकृति के अनुपम सौंदर्य में भी आकृष्ट हुआ, इसीलिए उसके अनुपम सौंदर्य के स्वतंत्र चित्र अंकित किए गए। इस युग के प्रकृति के आलंबन, संवेदनात्मक, रहस्यात्मक, परिगणनात्मक आदि नवीन रूपों का चित्रण किया गया। श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामनगेश त्रिपाठी आदि कवियों ने प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं। हरिओद के प्रिय प्रवास में ब्रज की सुषमा के रमणीय चित्रण बड़े विशद और विविध मिलते हैं। इतना ही नहीं, यमुना, ब्रज के कुंज, वृक्षों आदि के चित्रण में हरिओद की प्रवृत्ति उत्तम है। आगे देखिए प्रबंध रचना और इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति। गीतिकाल और भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः मुक्तक काव्य को रचने की प्रवृत्ति मिलती है, परंतु द्विवेदी युग के कवि प्रबंध काव्यों की रचना में विशेष प्रवृत्त हुए। गुप्त जी ने जयद्रथ वध, सिद्धराज, यशोधरा, कुंडाल गीत, साकेत, यशोधरा, जय भारत आदि अनेक प्रबंध काव्यों की रचना की। इस प्रकार हरिओद जी ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात प्रबंध काव्यों का सर्जन किया। साथ ही उस युग में कवियों में मात्र कथा कहने की प्रवृत्ति अर्थात इतिवृत्तात्मकता का विकास हुआ। ठीक है, उसके अलावा देखिए सभी काव्य रूपों का प्रयोग।
काव्य रूपों की दृष्टि से यह काल प्राप्त समृद्ध कहा, यानी कि काव्य इसमें बहुत अच्छे से लिखे गए। ठीक है, इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगीत, मुक्तकों की रचना हुई। हिंदी साहित्य को सजाने और संवारने के कारण इस युग में विविध प्रकार के काव्यों का निर्माण हुआ। पद के क्षेत्र में मुक्तक के अतिरिक्त महाकाव्य, प्रेमाख्यान काव्य, आख्यान काव्य, प्रबंध काव्य और गीत काव्यों की रचना होने लगी। गद्य के क्षेत्र में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक एवं पौराणिक उपन्यास तथा कहानियों के अतिरिक्त समालोचना और विविध निबंधों का पर्याप्त विकास हुआ। ठीक है, यानी कि इस समय पे हर तरीके के काव्य लिखे गए। महाकाव्य है, प्रेमाख्यान काव्य है, आख्यान काव्य है, प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, सभी लिखे गए। उसके अलावा जो गद्य था, गद्य में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, ऐतिहासिक, पौराणिक और जो भी कहानियां हैं, समालोचना, निबंध, सभी का विकास यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, खड़ी बोली की प्राण प्रतिष्ठा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य क्षेत्र में पदार्पण के समय तक गद्य की भाषा तो खड़ी बोली बन चुकी थी, पर पद की भाषा वही ब्रज भाषा ही चली आ रही थी। यही कारण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो धड़ल्ले से खड़ी बोली का प्रयोग किया, परंतु पद में उसी पुरानी परंपरा विहीन ब्रज भाषा को ही रहने दिया। न केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र, उस युग के हर साहित्यकार में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अब इस विचित्र स्थिति को गद्य और पद को अलग अलग भाषाओं में रचा जाए। आचार्य द्विवेदी जी ने गहराई से समझा। समय की मांग को समझते बूझते हुए उन्होंने गद्य की भाषा यानी खड़ी बोली में ही पद की रचना हो, इस दिशा में अनर्थक प्रयास करने शुरू कर दिए। क्योंकि वे उस समय की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका सरस्वती के संपादक भी थे, अतः अपनी इस पत्रिका के माध्यम से उन्हें इस आंदोलन को चलाने में बड़ी सुविधा और शक्ति प्राप्त हुई। खड़ी बोली में पद रचना करने वालों की एक लंबी कतार उनके झंडे तले बहुत शीघ्र ही दिखाई पड़ी। आचार्य द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता रचने वाले सर्वप्रथम दो कवि सामने आए। कौन से दो कवि थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिए, छंदों के अभिनव प्रयोग, यानी कि छंदों का अलग अलग प्रयोग। हिंदी में अब तक प्रयुक्त होते चले आए छंदों के अतिरिक्त द्विवेदी युग के कवियों ने संस्कृत, मराठी, उर्दू, बांग्ला के अनेकानेक छंदों का प्रयोग किया और हिंदी उर्दू या हिंदी बांग्ला या हिंदी मराठी आदि छंदों के मेल से अभिनव छंदों के सृष्टि कोशिश भी की। इस युग के कवि विविध छंदों का प्रयोग में जितने सिद्धहस्त थे, उतने कम किसी अन्य युग के कवि नहीं दिख पड़ते। अकेले मैथिली शरण गुप्त ने ही अपने काव्य में शतार्थक छंदों का प्रयोग किया। उन्होंने शालीन, वकस्थ, इंद्रविजा, मतकांता आदि संस्कृत के कठिन वाणिक छंदों को लेकर पूरे महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना कर डाली। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। साथ ही क्वेश्चन का आंसर देना ना भूले जो कि मैंने इसमें पूछा था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।